हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए जो ज़रूरी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये होता क्या है, नाम से ही हम समझ रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम का एनालिसिस, विश्लेषण करना। हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन है। लेट अस, ये एक बीकर है, आपको इसमें एक अननोन सोल्यूशन दिया गया है। सपोज कीजिए, या तो आपको ये पता है कि इसमें क्या सोल्यूशन है या आपको नहीं पता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको पता है इसमें NaOH का सोल्यूशन है, लेकिन आपको उसकी कंसंट्रेशन का कुछ भी पता नहीं है। कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है और वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज करो आप घर में ही आपने एक कोई भी इक्विपमेंट लिया, जैसे मान लिया ग्लास ले लिया या कुछ भी ले लिया, उसमें पानी डाला और उसके बाद उसमें कुछ जो है कपड़े धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट आपने घोल दिया। अब आपसे पूछा जाए इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। पानी आपने नाप लिया, ठीक है, आपने 250 ml पानी लिया था, लेकिन मैं ये पूछा आपने कितना मिलाया, वो आपने नापा नहीं। अब आप उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करोगे? तो इस तरह से जब हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, यहाँ तो हमें ये पता था सोडियम कार्बोनेट है, अगर बिल्कुल ही अननोन सॉल्यूशन है तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो प्रोसेस होता है टाइट्रेशन। आपको ध्यान होगा, लैब में करा होगा आपने इंटर क्लास में, या कुछ बच्चे जो इंटर में हैं वो कर भी रहे होंगे। टाइट्रेशन जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। उसके लिए ब्यूरेट यूज़ करते हैं और पिपेट का यूज़ करते हैं। वो सब आपने पढ़ा ही है, प्रैक्टिकल में जानना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या डिटरमाइन करते हैं? जैसे एसिड्स हैं, बेस हैं और सॉल्ट्स हैं, उनका इक्विवेलेंट वेट क्या है। क्लियर है? क्योंकि मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट जो है रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट जो है मोस्टली जो उनकी वैलेंसी होती है उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम ये डिटरमाइन करते हैं और अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रोसेस। अब ये करेंगे कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं जिसके बेसिस पर हम इसको कर पाते हैं। और आपके जो मोस्टली सवाल होते हैं जो केमिस्ट्री में आते हैं वो भी इससे रिलेटेड होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहली टर्म होती है हमारी वेट वाई वेट। वेट को मैंने WT शॉर्ट में लिखा है, वेट वाई वेट परसेंटेज। ये क्या होता है? जब हम कोई सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें हम सॉल्यूट को वेट बाय वेट परसेंट से निकालते हैं। ये किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लिया आपके पास 5% NaCl सॉल्यूशन है, मैं क्या कहूँ, आपके पास 5% NaCl सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl है 95 ग्राम पानी में। वाटर कितना है हमारा? 95 ग्राम और उसमें 5 ग्राम NaCl घुला हुआ है, दोनों मिलके कितना हो गया? 100 हो गया। और हमें 100 पे निकालना होता है। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से पूछूं कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आप सवाल लिख लीजिए, क्वेश्चन। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं? इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम NaCl, then calculate weight by weight percent of NaCl। कुछ नहीं, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। लगाया आपने फॉर्मूला, वेट वाई वेट परसेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन
एक चीज़ और ध्यान देनी है, इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा। अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि 2 चीज़ें दे दी आपने तीसरी चीज़ आराम से निकाल ली। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो सॉल्यूशन में क्या है, 5 ग्राम NaCl घुला हुआ है, वेट परसेंट निकालने, प्रतिशत किस पे निकालते हैं हम, 100 पे निकालते हैं। तो हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना है, 100 ग्राम। हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि हम वेट बाय वेट ले रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम की कोई नहीं लेंगे डिजिट। ये ध्यान रखना आपको, वेट बाय वेट है, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन हमारा कितना है, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो हमें क्या लेना, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लिया कि 100 पे निकालते हैं हम। ये 100 आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, कितना आ गया, 5%। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं और उसके बेस पर हम निकालते हैं। अब ये मत कहना कि क्वेश्चन अधूरा है या पूरी डिटेल दी गई है, इसलिए थोड़ा सा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट था। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने यहाँ शॉर्ट में टर्म यूज़ करी है, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम बनाते हैं क्वेश्चन, इफ 5 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 100 ml water, calculate weight by volume percentage। इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया, यहाँ वॉल्यूम टर्म यूज़ करी हमने, तो यहाँ 100 ml आ गया आपके पास। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाएगा इसका, मास ऑफ सॉलिड कितना है, 5 ग्राम, आपने 5 लिख दिया ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 लिख दिया, इंटू 100 कितना आ गया, 5%। क्लियर हो गई बात। अगर कभी कभी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम पूछा है और यहाँ पर ml की जगह ग्राम कर देते हैं, थोड़ी सी बदमाशी हो जाती है, ml की जगह ग्राम हो जाता है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन वाटर का हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है, हमेशा आप याद रखो 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाटर की होती है। तो हमें पता है फॉर्मूला m = VD, मास हमें दिया हुआ है, डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम = m/d निकाल लो। वॉल्यूम = m कितना है हमारे पास, 100 ग्राम, d है 1, डेट इज मीन्स 100 ml। बात हो गई क्लियर। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आप ध्यान दे रहे हो, नीचे सब सॉल्यूशन ही आ रहा है, ऊपर सॉल्यूट आ रहा है। याद करने का तरीका है, ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल हम बनाते हैं। इफ 10 ml HNO3 dissolve in 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसका निकालना है V/V% कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये हमारा सॉल्यूट है HNO3 10 ml, सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक, इंटू 100 डेट इज मीन्स 10% आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं ट्विस्ट बताती हूँ, उसमें ट्विस्ट क्या आता है, व्हाट इज ट्विस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देते हैं, इफ 10 ml HNO3 डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूट, या सॉल्यूट की जगह कहेंगे 100 ml वाटर, देन कैलकुलेट इसका V/V%।
अब यहाँ ये ध्यान दो, ये सॉल्यूट क्या है, वाटर। वाटर का वेट 100 ml है, सॉरी वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है। HNO3 का 10 ml है। तो हमें किसका निकालना, सॉल्यूशन का। तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे, तब हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ये तो सॉल्यूट का वॉल्यूम है, सॉरी ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है। ये दोनों जोड़ेंगे तब हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तब यहाँ पर क्या आएगा, 110, ठीक है। तब हम इसका आंसर निकालेंगे, हमारा तब इस तरह से निकलेगा, ठीक है। कैलकुलेटर आप कर लेना, लेकिन मैंने तरीका बता दिया है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होकर आंसर गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ppm, ppm कंसंट्रेशन अक्सर सुनी होगी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन ये किसके बराबर होती है, ppm कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना, मास नॉट वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे हम कहते हैं ना, ppm कंसंट्रेशन हवा में अशुद्धता है, कितने सल्फर के अणु मिले हुए, इतने ppm है, 2.5 ppm है या 3.5 ppm है, इससे ज़्यादा होता है तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, मास होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल या हमारे सल्फर पार्टिकल या सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स हैं, और सोल्यूशन हमारा क्या है, ये पूरी एयर हो गई, ठीक है। तो कितना ppm कंसंट्रेशन है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो वो इस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली, अब जैसे मान लिया मैं एक बताती हूँ एक्सपेरिमेंटल केस में, जैसे हमें एयर का ही निकालना है, तो हम मास ना निकाल के गैस के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। मोस्टली गैस के लिए मास यूज़ नहीं करते, मोस्टली वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूट हमारी गैस है तो हम वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ppm कंसंट्रेशन कहीं आता भी है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे मान लिया किसी गैस में ही अशुद्धता है तो उसकी ppm कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भी निकालेंगे तो भी हमारी ppm कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने फॉर नॉलेज आपको बता दिया है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ppm का। इसको रब कर दूं मैं, तब हम निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए, इफ़ 500 ml ऑफ वाटर, हमने ml लिया ना, ठीक है, ये भी एक ट्विस्ट है, इसको भी आप क्लियर कर समझेंगे। कंटेन्स 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। कैलकुलेट ppm ऑफ क्लोरीन। अब वाटर में क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ एक चीज़ क्या ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है किस में बनेगा, वाटर में, 500 ml। तो हम वाटर कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ Cl2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली देखो, अब आप मुझसे ये कहोगे कि हमने फॉर्मूले में तो सॉल्यूशन लिया है बेस में, और यहाँ पर ये हमारा सॉल्वेंट है। आप ये देखो इसमें कितनी कम मात्रा है इसकी, 10⁻³ है, बहुत कम मात्रा है। तो जब हम इसमें ये मिलाएंगे तो मोस्टली एक जैसा ही हो जाएगा। तो हम सॉल्यूशन में देखिए, चलिए पहले तो हम एक चीज़ ये चेंज कर रहे हैं, m = Vd से यहाँ पर हम इसका मास निकाल रहे हैं, मास = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपको पता ही है 1, तो 500 ग्राम आ गया। अब 500 ग्राम में अगर आप ये इतना जोड़ोगे तो व्हाट इज दिस, कितनी कम मात्रा है, 500 प्लस 0.002 नेग्लिजिबल है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो एक तरह से हम सॉल्यूट को ही सॉल्यूशन का मास बोल देते हैं, इसलिए यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है।
बात क्लियर हो गई। आप ये कहो कि मैं सॉल्वेंट, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है, हमारा फॉर्मूला तो ये है ppm कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। अब आपको कि ये तो सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, तो मैं इसमें इसका मास जोड़ूं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए हम इसी को ही एज ए सॉल्यूशन मान लेंगे। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हमारा अभी हमने निकाला था 500 ग्राम, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट हमारा ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। कैलकुलेट कर लोगे आप, कर लो, आंसर बता दो कितना आ गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात। अब एक और आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट्स पर विलियन, विलियन की जगह विलियन कर दो, और कम मात्रा हो गई। रेयर केस में होता है ये, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। पार्ट्स पर विलियन इसका क्या मामला है, लिख लो इसकी भी। पार्ट्स पर विलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू पावर 9। वहाँ 10 टू पावर 6 था, यहाँ 10 टू पावर 9 हो गया, बस इतना ही तो डिफरेंस है, बाकी वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं वो टर्म्स आती हैं जिन पर बेस्ड होकर क्वेश्चंस भी आते हैं। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, हिंदी में इसको मोलरता कहते हैं। लिख लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve per liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं। जैसे आपने 1 लीटर पानी ले लिया अपने घर में, ठीक है, और उसमें खाने वाला सोडा डाल दिया। आपने खाने वाला सोडा, क्या फॉर्मूला होता है उसका, NaHCO3, ठीक है, लगभग आपने करीब 50 ग्राम खाने का सोडा डाल दिया। तब आपसे ये पूछा जाए इसकी मोलैरिटी बताओ। क्वेश्चन तो अच्छा बन गया भाई बातों बातों में। चलो इसी को सॉल्व करते हैं आज। आपने 1 लीटर वाटर लिया अपने घर पे और उसमें 50 ग्राम खाने वाला सोडा NaHCO3 डाल दिया, ठीक है, इस पानी में NaCO3 आपने डाल दिया। अब बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो हम लेते हैं हम लीटर में लेते हैं। क्लियर बात। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम। ये आ गया भाई, निकाल लो भाई। वेट हमें पता है 50 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस 1 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 48, जोड़ो भाई 8 9 10 11 84 आ गया। ठीक, अब 84 से हम इसको डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट हमारा ये अपॉन वॉल्यूम हमारा 1 लीटर हमने लिया ही है। अगर ml में होता तो हम उसको लीटर में चेंज कर लेते 1000 से डिवाइड करके, तो हमारी मोलैरिटी कितनी होगी 50/84। इसको और छोटा कर लो 25/42। इसको आप उसमें निकाल लो पॉइंट्स में, तो वो आपकी मोलैरिटी आ गई। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी।
लिख लो आप, एक क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन, व्हाट इज द concentration of NaOH in mole per liter if it's 20 ग्राम। इसके 20 ग्राम हमने किसमें डिसॉल्व कर दिए? इन 2 लीटर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाया पानी के साथ 2 लीटर का और इसमें NaOH के 20 ग्राम डिसॉल्व कर दी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये सवाल मैंने इसलिए कराया है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि पूछा क्या है, इन्होंने मोलैरिटी तो पूछी नहीं है, तो फिर पूछा क्या है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है क्या? सांद्रता, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहाँ से हम निकालेंगे? मोल्स। जितने ज़्यादा मोल्स खुले होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन बनेगा हमारा। बात क्लियर हो रही है? तो हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कैसे आएंगे? वेट, 20 ग्राम ऑफ इट्स वेट इतना है, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लो। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, H1 40 आ गया, 20/40। वॉल्यूम हमारा 2 लीटर। .25 मोल पर लीटर। क्लियर हो गई बात? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखिए आप इसमें, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो हम उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सॉल्यूशन ये भी आ जाता है। तो मोलर सॉल्यूशन यानी कि क्या हो गया? 1 मोलर, मोलैरिटी 1 हो गई। अगर 2 है मोलैरिटी तो हम उसको बोलेंगे बाई मोलर सॉल्यूशन। बाई मोलर सॉल्यूशन। हाफ है अगर मोलैरिटी तो हम उसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर 1/10 है मोलैरिटी तो हम उसको बोलेंगे डेसी मोलर सॉल्यूशन। अगर 1/100 है मोलैरिटी, ठीक है, 1/100 मोलैरिटी तो हम उसको बोलेंगे सेंटीमोलर। मुश्किल लगे याद करना? इजी है। वो कैसे? अरे ये तो तुम्हें पहले से ही याद है। वो कैसे याद है? देखो, एक है तो खाली मोलर, ओनली मोलर। 2 है तो बाई। बाई मीन्स क्या होता है? 2। बाई मीन्स 2, तो बाई मोलर हो गया, ठीक है। हाफ है तो सेमी। सेमी का मतलब ये होता है हाफ। सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, दैट इज सेमी मोलर। 1/10 डेसी। हम डेसी मीटर और हम निकालते हैं ना, 1 मीटर में कितने डेसी मीटर? कुछ याद आया? 1/10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर। याद आया? डेसीमीटर 10 से होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। सेंटीमीटर टर्म 100 से जुड़ी हुई है, डेसीमीटर टर्म 10 से जुड़ी हुई है, तो वो यहाँ पर है 1/10, इट मीन्स डेसी मोलर। 1/100 इज टू मीन सेंटीमोलर। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। ठीक, अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं हमारी नॉर्मेलिटी। अब हमारी आती है नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in per liter of the solution। याद हो आपको,
इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस हैं, मैं लिंक में भी डाल दूंगी आपको, उसमें दे रखा है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट्स, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल, उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम ग्राम इक्विवेलेंट्स कहते हैं, जिसमें वो रिएक्शन करता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं हमारे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर में घुले हुए हैं, डेट इज नॉर्मेलिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था? कितने मोल्स घुले हुए हैं 1 लीटर में, डेट इज मोलैरिटी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, डेट इज नॉर्मेलिटी। बात क्लियर हो गई? सिंपल है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। लीटर सॉल्यूशन का चल रहा है सब, वॉल्यूम ये ध्यान रखना है आपको, सब कुछ सॉल्यूशन का। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ 73 ग्राम HCl dissolve in water to make 1 liter solution, then calculate normality of solution। ठीक, अब लगा दो फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लेते हैं? सॉल्यूशन का। ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना है इसका? 73 ग्राम HCl। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? देखो, इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? मैंने बताया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। याद आया कुछ या नहीं आया? नहीं आया तो याद कर लो। क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? Cl का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया हमारा 36.5। 36.5 रख दो। 36.5 अपॉन कितनी है? कितने एचआईएन देता है ये विलियन में? 1 एचआईएन। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 36.5। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इसका हो गया 36.5 अपॉन वॉल्यूम हमारे कितना है? 1 लीटर सोल्यूशन, डेट इज 1। तो क्या आया? 73 अपॉन 36.5, वही डिवाइड करो, कितना आया? 2 के बराबर आ गया। तो ये हमारा हो गया 2 नॉर्मल सोल्यूशन। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैसे हमने अभी मोलैरिटी में बताया, ऐसे यहाँ पे लिख लो आप। अगर 1 नॉर्मल है तो यानी कि नॉर्मल सोल्यूशन है। 1n मीन्स नॉर्मल सोल्यूशन, 2n मीन्स बाइनॉर्मल सॉल्यूशन, 1/2n मीन्स सेमी नॉर्मल, सेमी मीन्स आधा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। 1/10 नॉर्मल है मीन्स डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। 1/100 है, इट मीन्स सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर? सेम एज मोलैरिटी, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक, नोट कर लिया होगा। तो ये हमारी टर्म हो गई नॉर्मेलिटी की। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं मोलैलिटी। कहोगे भाई कितनी सारी टर्म हैं, जितनी बन सकती थी सब बना डाली केमिस्टों ने, सिलेबस हमारा बढ़ गया। चलो भाई, मोलैलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी होती हैं उतनी बन के आती हैं, और भाई पता भी होनी चाहिए, तभी तो हम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन निकाल पाएंगे। मोलैलिटी क्या होती है? इट इज द नंबर
of moles of solute dissolved in 100 gram of the solvent। इसको तो भैया आप अलग कलर से लिख लो अपनी कॉपी में। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट, और ये आपने माइंड में बिठा लो अच्छी तरह से। सारी टर्म्स हमने पढ़ी हैं। नीचे आया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो कुछ स्पेशल है कि स्मॉल m इजिकल टू, इसको इसलिए स्मॉल m से डिनोट किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और किस में लेना है, किलोग्राम। छक्का मार दिया पूरा, किलोग्राम का छक्का मारा है। वो भी किसने, सॉल्वेंट ने, और अपना मास बिठाया है। सॉल्वेंट ने दमदार तरीके से अपना वजन बिठा दिया और किलोग्राम का छक्का लगा दिया, किसमें, मोलैलिटी में। ठीक है, सबसे अलग हो गया ये। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ गया और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किलोग्राम में। तो ऐसे याद रखो, किलोग्राम पूरा एक छक्का मारा है किलोग्राम का, वो भी अपने वजन का, दमदार वजन के साथ। ठीक है, ऐसे याद रखना है हमको। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, किलोग्राम। सॉल्वेंट पूरा किलो में आके बैठा है। भाई मेरे अंदर घोलो, घोलो मेरे अंदर, मैं सॉल्वेंट हूँ, मैं पानी हूँ, किलोग्राम में आया हूँ, मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, किलो में है, और मेरे अंदर घोलो, सॉल्यूट घोलो, डेट इज मोलैलिटी। याद हो गया? ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने समझा इसको, सॉल्वेंट के कितने किलोग्राम में, सॉल्वेंट के, दो मिनट एक गलती हुई यहाँ पे, 100 लिख दिया मैंने, 1000 ग्राम। बच्चा 1000 ग्राम, किलोग्राम, वो सॉरी 1000 ग्राम ओब्लिक 1 किलोग्राम। भैया हम किलोग्राम में ले रहे हैं ना। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में कितने सॉल्यूट के मोल्स घुले हुए हैं, डेट इज मोलैलिटी। कितने मोल्स घुले हुए हैं, डेट इज मोलैलिटी। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन भाई, कैलकुलेट मोलैलिटी। हमने शॉर्ट में स्मॉल m कर दिया। फॉर 20 ग्राम NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ध्यान से देखा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। ये क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास है। यहाँ दिया है हमें मास ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज 100 ग्राम। हम फॉर्मूले में क्या रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। निकालो भाई, सॉल्यूशन के मास में हम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मास में हम सॉल्यूट का मास घटाएंगे, हमारे पास आ गया 80 ग्राम, डेट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, मोल्स यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है, 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 23, सोडियम 16, ऑक्सीजन +1 हाइड्रोजन 40 आ गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ये समझ में नहीं आया, लिखो इसको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है हमें, 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लिया 40, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम। अब हमने क्या बताया था, 1 किलोग्राम का छक्का लगता है किलोग्राम का, तो 80/1000 हम किलोग्राम में इसको बदल देंगे। अब निकाल लोगे इसको, निकाल लो, 20/40 × 80 × 1000। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से हमारा जो आएगा मोलैलिटी आ जाएगी। क्लियर हो गई बात?
ठीक है, अब एक टर्म और आती है, वो भी आप लिख लो। दैट इज फॉर्मेलिटी। अब सबसे लास्ट में एक फॉर्मेलिटी भी कर दें, ठीक है, दैट इज फॉर्मेलिटी। लिख लो, इट इज द नंबर of gram formula weight of ionic solute dissolved in 1 liter of solution। सॉल्यूशन के 1 लीटर में किसी आयनिक सॉलिड के फॉर्मूला वेट के कितने ग्राम घुले हुए हैं, डेट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी F इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट। पूरा फॉर्मूला जो होता है उसका वजन निकाल लो, और भैया वो ग्राम में ही आएगा, किलोग्राम में तो आएगा नहीं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है। ग्राम फॉर्मूला वेट मीन्स क्या होता है, जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला ना, उससे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट आ गया। ठीक है, तो ये कितना आया, ग्राम फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन फॉर्मूला वेट, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? ठीक, पहले तो नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। $58.5 ग्राम NaCl dissolved in 1 liter solution। अब F बताओ क्या होगा इसका, फॉर्मेलिटी क्या होगी। फॉर्मेलिटी के लिए F इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट कितना आ गया हमारा, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट कितना है इसका 58.5, फॉर्मूला वेट निकाल लो भाई। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का है 23, क्लोरीन का 35.5 जोड़ा 58.5। अरे भाई तो नहीं आएगा, 58.5 अपॉन वॉल्यूम कितना लिया, वॉल्यूम 1 लीटर, 1 कितना आ गया 58.5 अपॉन 58.5 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 फॉर्मल सोल्यूशन है ये क्या है, 1 फॉर्मल सोल्यूशन। तो ये थी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, ये टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। अब इनमें आपस में रिलेशन आता है, सबसे ज़्यादा रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है वो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का है आपस में। ठीक है, क्या होता है लिख लो, आप हेडिंग डालो, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। क्या रिलेशन है भाई, इसका रिलेशन भी देख लेते हैं। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ा था हमने, और मोलैरिटी पढ़ी थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमने एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से, तो क्या हो गया, वॉल्यूम टर्म कट जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से आएगा तो क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने एक n नाम दिया है, जो भी वैल्यू आएगी हमने उसको एक n नाम दिया है। तो क्या आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n। ठीक है,
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन। अब ये एन वैल्यू कहाँ से आई है, ये भी चीज़ देख लो आप। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वेट, ये ऊपर चला गया मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे तो करोगे भाई सॉल्व इसको। हमारा वेट से वेट कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट जैसे मान लिया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमने क्या पढ़ा था, वैलेंसी के बराबर होता है लगभग। तो हम यहाँ वैलेंसी लिखकर फैक्टर लिखते हैं, डेट इज एन फैक्टर। वो एन फैक्टर जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 27, और इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आएगा, डिवाइड 3 करेंगे 9 आएगा, तो 27 अपॉन 9 कितना हो गया 3, दैट इज एन फैक्टर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हम एन फैक्टर के बराबर बनाएंगे इसको, तो एन इज इक्वल टू एम इंटू एन। तो ये हमारा इनका रिलेशन हो गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। ये कैसे आया ये मैंने बता दिया आपको। ठीक, अच्छा अब एक आती है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशंस जो आती हैं हमारी, डाइल्यूशन इक्वेशन, ये क्या होती हैं, ये होती हैं जब हम टाइट्रेशन करते हैं, कोई अननोन सॉल्यूशन है, उसका हमें वॉल्यूम तो पता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है, उसकी यानी कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमें नहीं पता। सपोज कीजिए हमें नॉर्मेलिटी उसकी निकालनी है और हम उसको टाइट्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक H2SO4 सॉल्यूशन है जो हमें पता है, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन है हमारे पास जिसके बारे में हमें पता है कि उसके 40 ml है हमारे पास पहले से ही ज्ञात, और नॉर्मेलिटी उसकी है 0.5, नॉर्मेलिटी है 0.5 और 40 ml से ज्ञात है। हमें इसको टाइट्रेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है क्योंकि वो अज्ञात सॉल्यूशन है, हमें दिया गया है और उसका वॉल्यूम है 20 ml। हमारे पास जो बीकर में 20 ml हमें वॉल्यूम में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, हम इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है और हम इसको टाइट्रेट करना है किससे, H2SO4 से। H2SO4 हम ब्यूरेट में डालेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी हमको पता है और वॉल्यूम भी हमें पता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो देखिए NaOH H2SO4 को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेगा, दोनों ही कैसे एसिड है और बेस है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे तनुता इक्वेशन या डाइल्यूशन इक्वेशन लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर N1V1 हमारा H2SO4 को डिनोट कर रहा है, N2V2 NaOH को डिनोट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जब टाइट्रेशन होगा तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी ये इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये हमारी डाइल्यूशन इक्वेशन में आता है। अब हम इसको लगा देंगे, इसको मिटाती हूँ। ये जो N1V1 है, N1 हमारा कितना है 0.5, V1 है हमारा 40 H2SO4 के लिए, NaOH के लिए N हमें निकालना है और V हमें 20 दे रखा है, हम निकाल लेंगे। N इज इक्वल टू 0.5 इंटू 40 अपॉन 20, डेट इज 0.5 इंटू 2, डेट इज 1। तो ये 1 नॉर्मल सोल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई कि हमें NaOH से कितना नॉर्मल सोल्यूशन निकला। तो ये हमारी होती है डाइल्यूशन इक्वेशन, इसको आप लिख लीजिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये हमारी डाइल्यूशन इक्वेशन होती है जिसके बेस पर हम न्यूट्रलाइजेशन को निकाल पाते हैं कि कोई सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन को किस लेवल तक न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, अब ये अगर हमें नॉर्मेलिटी ना देकर मोलैरिटी दी गई हो तो हम वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जो कि हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो बस जैसे हमने ये बनाई ऐसे हम इसको बना देंगे, N1V1 इज इक्वल टू M2 N2V2, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर है? जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।